हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम हमारा अंतिम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और इस 7वें अध्याय के हम पहले भाग को आज हम प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है परिवहन, और उसमें भी हम स्थल परिवहन की बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 7 का भाग 1। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य आवश्यकताओं का पुतला है, यानी कि मनुष्य की दिन प्रतिदिन में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। कुछ आवश्यकताएं वस्तुओं के रूप में होती है, कुछ आवश्यकताएं सेवाओं के रूप में होती हैं, और उनमें भी हम देखते हैं कि मनुष्य को इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई बार यह सामान जो है स्वयं के पास भी उपलब्ध हो जाते हैं, और कई बार इनकी पूर्ति जब स्वयं नहीं हो पाती तो हम इन वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे स्थानों से ला करके प्राप्त करते हैं, अपनी मांग की पूर्ति करते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। और इन्हीं लोगों को जो उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाते हैं व्यापारी कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम कहते हैं कि मांग के स्थान पर किसी व्यक्ति को जब आपूर्ति स्थान से मांग के स्थान पर उस वस्तु या सेवाओं को पहुंचाया जाता है तो उसे परिवहन कहा जाता है। तो परिवहन के साधन जो है वर्तमान समय में किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि जितना अधिक परिवहन के साधनों का या संचार के साधनों का विकास होगा, उसी से उस देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। यानी कि किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितना हो रहा है, इससे तो उस देश की आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्था की प्रगति का पता चलता ही है। लेकिन किसी देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति का पता इस बात से भी चलता है कि उस देश में परिवहन के साधनों की प्रगति हो रही है या नहीं, या परिवहन के साधनों की स्थिति कैसी है, क्या वह विकसित अवस्था में है या फिर अभी वह विकसित अवस्था में नहीं है। तो इस प्रकार से भारत में भी हम कह सकते हैं कि परिवहन के साधनों की स्थिति के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आकलन किया जा सकता है। और यदि हम कहें कि भारत जैसे भौगोलिक विविधता, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश में परिवहन के साधनों की वजह से ही हम जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, और विश्व की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति से हम रूबरू हो पाते हैं। तो इस कारण किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में परिवहन के साधनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जानते हैं परिवहन के बारे में। एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से तो पता चलती ही है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उस देश के विकास का पता हमें किससे चलता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा के आधार पर भी हम उस देश की आर्थिक प्रगति का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से कितना उत्पादन उस देश में हो रहा है, उससे तो उस देश की आर्थिक प्रगति का पता चलता ही है, लेकिन वहाँ पर परिवहन की सुविधाओं के आधार पर भी हम उस देश की आर्थिक प्रगति और उसमें विकास कैसा है उसका आकलन कर पाते हैं। और इसी के आधार पर हम कहेंगे कि परिवहन जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम कहें कि परिवहन कैसे बनता है, परिवहन कैसे हम विभाजित कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। यानी वस्तुओं का लाना और ले जाना हमारी पृथ्वी पर होता है और 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर होता है। और ऐसे कौन से 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं? तो वह क्षेत्र हैं स्थल, वह क्षेत्र है जल, और वह क्षेत्र है वायु। तो इस प्रकार से पृथ्वी के 3 क्षेत्रों पर वस्तुओं और सेवाओं का लाना ले जाना होता है, जिसमें पहला है स्थल, दूसरा है जल और तीसरा है वायु। और इन्हीं के आधार पर हम परिवहन को भी 3 भागों में बांट देते हैं। इस प्रकार से परिवहन भी क्या है? 3 प्रकार का ही होता है। एक होता है स्थल परिवहन, एक होता है जल परिवहन और तीसरा होता है वायु परिवहन। तो परिवहन को भी हमने कितने भागों में बांटा? स्थल परिवहन एक, दूसरा जल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन। परिवहन के साधनों को हम और भी आगे विभाजित कर सकते हैं, यानी स्थल, जल और वायु को भी हम आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। स्थल परिवहन को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला सड़क परिवहन, दूसरा रेलवे परिवहन और तीसरा पाइपलाइन परिवहन। तो इस प्रकार से हमने स्थल परिवहन का वर्गीकरण देखा। अब हम परिवहन के साधनों में जल परिवहन का वर्गीकरण देखते हैं। जल परिवहन में यदि हम बात करें तो यह 2 प्रकार से विभाजित होता है। पहला अंतःस्थलीय और दूसरा सागरीय या महासागरीय मार्ग। और अब हम यदि वायु परिवहन के वर्गीकरण की बात करें तो परिवहन के अंतर्गत वायु परिवहन में 2 भाग होते हैं। पहला राष्ट्रीय
वायु परिवहन और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। तो इस प्रकार से हमने परिवहन के साधनों का वर्गीकरण देखा। इन्हें 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है और आगे यह इसका वर्गीकरण और भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि स्थल परिवहन में हमने सड़कों की बात की, रेल मार्गों की बात की और हमने पाइपलाइन की बात की। जल परिवहन में हमने अंतरस्थलीय और सागरीय महासागरीय मार्ग की बात की। वायु परिवहन में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के मार्ग की बात की। अब हम इन्हें विस्तार से जानने के प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि परिवहन के साधनों के आधार पर ही हम यानी कि भारत देश भी जो है विश्व के देशों से जुड़ पाया है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। तो इस कारण किसी भी देश के विकास या प्रगति में परिवहन के साधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह बढ़ भी गया है और इसका कारण है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीक का विकास। तो इस प्रकार से पहले जो परिवहन होता था वह सीमित क्षेत्रों में होता था, लेकिन विज्ञान की प्रगति के कारण, प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण और तकनीक की प्रगति के कारण अब जो है परिवहन का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। अब विश्व में किसी भी कोने से दूसरे कोने में जो है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो सकता है। तो हम कहेंगे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। अब यह सीमित नहीं है, अब बहुत ज़्यादा यह फैल चुका है। अब हम परिवहन की बात करेंगे। परिवहन में भी स्थल परिवहन और उसमें हम सड़कों की बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं परिवहन, उसमें स्थल परिवहन और सबसे पहले हम करेंगे सड़कों के बारे में। भारत क्या है? भारत वह देश है जहाँ पर सड़कों का जाल पाया जाता है। तो इस प्रकार से भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। और यहाँ पर सड़क जाल कितना है? तो यहाँ पर सड़क जाल की बात की जाए तो 56 लाख किलोमीटर यहाँ पर सड़कें हैं। तो इस प्रकार से भारत में सड़कों की विशालता है। भारत स्वयं में विशाल देश है, इस कारण यहाँ पर सड़कों या सड़क मार्ग का जो है बहुत ज़्यादा पाया जाना अवश्यंभावी है। तो इस प्रकार से सड़क मार्ग से परिवहन भारत में बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम बात करें सड़कों और रेलों की, तो इनमें तुलना की जाए तो कौन सा अधिक सुविधाजनक है? तो हम जानते हैं कि सड़क मार्ग जो है रेल मार्गों की तुलना में अधिक सुविधाजनक है और साथ ही साथ सड़क मार्ग जो है वह रेल परिवहन से पहले भी आ गया था। तो हम कहेंगे रेल परिवहनों की तुलना में सड़क मार्गों को व्यवस्थित करना, उनको निर्मित करना अधिक आसान होता है, उसमें अधिक खर्चा भी नहीं आता। तो इस कारण सदैव प्राथमिकता सड़क मार्गों को दी जाती है, क्योंकि रेल मार्गों के ऊपर खर्चा भी ज़्यादा आता है, उनको व्यवस्थित करने में, उनको निर्मित करने में भी खर्चा ज़्यादा लगता है। तो हम कहेंगे रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन को अधिक महत्ता दी जाती है। और उसके कारण कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत जो है बहुत कम है, यानी कि खर्चा जो है किस में कम आता है? सड़कों के निर्माण में खर्चा कम आता है। साथ ही साथ सड़कों को व्यवस्थित रखने में भी खर्चा कम आता है, लेकिन रेलवे लाइनों को बनाने में खर्चा ज़्यादा आता है और रेलवे लाइनों को बनाए रखने के लिए यानी व्यवस्थित रखने के लिए भी खर्चा ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हमने लागत के आधार पर दोनों की तुलना की, जिसके कारण सड़कों को जो है अधिक प्राथमिकता दी जाती है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं, यानी उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। लेकिन यदि हम रेल मार्गों की बात करें तो यह उबड़ खाबड़ स्थानों पर बनाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण भी हम किसको प्राथमिकता देते हैं? सड़कों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। तो आप देख सकते हैं यह पहाड़ी स्थानों पर भी बनाई जा रही हैं उबड़ खाबड़, और बहुत विभिन्न भूभागों पर भी सड़कों को बनाया जा सकता है। अधिक ढाल प्रवणता, यानी कि जिन मार्गों पर, जिन स्थानों पर बहुत ज़्यादा ढाल है वहाँ पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। लेकिन इन स्थानों पर जो है रेल मार्ग बनाना, रेलों को चलाना आसान काम नहीं होता, इस कारण सड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी इनमें बहुत कम आती है। तो इस प्रकार से भी क्या है, सड़कें जो हैं वह अधिक सुविधाजनक होती हैं। साथ ही साथ
सड़क परिवहन जो है अन्य परिवहन साधनों को भी जोड़ती है, जैसे कि वह कई सारे पत्तनों को जोड़ती है, वह रेल मार्गों से भी सड़क परिवहन जो है आपस में जोड़ता है। तो हम कहेंगे सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे कि सड़कें रेलवे स्टेशन को जोड़ती हैं, वायु व समुद्री पत्तनों को भी जोड़ती हैं। तो इस प्रकार से यह क्या है, सड़कें जो है एक कड़ी का काम करती हैं। भारत में सड़कों का वर्गीकरण देखें तो भारत देश में सड़कों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, और वह कौन से भाग हैं? तो सबसे पहले हम कहेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो है पहला वर्गीकरण। उसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, और फिर तीसरा जो है राज्य राजमार्ग, और चौथा जो है वह है जिला सड़कें, पांचवा है अन्य सड़कें, और छठी है सीमांत सड़कें। तो इन्हें हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा राज्य राजमार्ग, चौथा जिला मार्ग या जिला सड़कें, पांचवा है अन्य सड़कें, और छठा है सीमांत सड़कें। अब इन्हीं सड़कों को भारत में जो पाई जाती हैं 6 प्रकार की सड़कें, उन्हें हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, तो यह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसका जो है अधिकार क्षेत्र किसके पास में है, उन सभी की हम बात करने वाले हैं। भारत सरकार जो है वह भारत के मेगा सिटीज़ को जोड़ने के लिए, भारत के मेगा सिटीज़ की दूरी को कम करने के लिए, उनके परिवहन में लगने वाले समय को कम करने के लिए क्या लाती है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग नाम की परियोजना लाती है। तो बात करते हैं, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। तो इस प्रकार से यह कौन कौन से मेगा सिटीज़ को जोड़ रही है, तो हम कहेंगे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को यह जोड़ती है, और यह 6 लेन वाली राजमार्गों के रूप में सड़क परियोजना है। और यदि हम बात करें इस स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो हम कह रहे हैं भारत के जो मेगा सिटीज़ हैं उनकी दूरी को कम करना, उनके परिवहन में लगने वाले समय को कम करने के का मुख्य उद्देश्य इस परियोजना के पीछे रहा है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य है भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना, यानी बहुत ही कम कर देना। तो इस प्रकार से भारत की मेगा सिटीज़ के बीच की दूरी को कम करने का उद्देश्य इस परियोजना का रहा है। अब हम बात करते हैं इसका अधिकार क्षेत्र किसके पास है। अधिकार क्षेत्र किसके पास है, यानी कि इसका नियंत्रण और व्यवस्थापन कौन करता है, तो हम कहेंगे इसका नियंत्रण और व्यवस्थापन NHAI करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। तो यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। तो इस प्रकार से हमने इसके अधिकार क्षेत्र को भी जाना। यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है, उसके अधिकार क्षेत्र में है। तो इसके अंतर्गत जो है 2 प्रमुख गलियारों की बात होती है, एक उत्तर दक्षिण गलियारा और एक पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी कि ये 2 गलियारे जो हैं इस परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित हैं। और उसमें भी कौन से शहरों को जोड़ने की बात की जा रही है, तो हम कहेंगे ये भारत का मानचित्र है, और इसमें हम बात करेंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है उसके अंतर्गत कौन से 2 गलियारों की बात हो रही है। तो इसमें उत्तर दक्षिण गलियारे के रूप में श्रीनगर को भारत के दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी से जोड़ने की बात की जा रही है, और पूर्व पश्चिम गलियारे के रूप में असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ने की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से इस योजना में 2 गलियारे भी प्रस्तावित हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की। राष्ट्रीय राजमार्ग ये देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव कौन करता है, इसका निर्माण और रखरखाव CPWD करता है, यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है इसका रखरखाव करता है। इसके अधिकार क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की सड़कों की, जो कि है राज्य राजमार्ग। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से यह जोड़ती है, तो यह सड़कें जो है राज्य राजमार्ग कहलाती है। और राज्य तथा केंद्र शासित देशों में इनकी
व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का होता है। तो इस प्रकार से हमने राज्य राजमार्गों की बात की। अब हम बात करेंगे जिला मार्गों की। तो जिला मार्ग के अंतर्गत जो अधिकार क्षेत्र है वह जिला परिषदों के पास होता है और इसमें कौन सी सड़कें आती हैं, तो जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें जो हैं जिला मार्ग के अंतर्गत आती हैं। और इन सड़कों की व्यवस्था कौन देखता है, तो इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जो है वह जिला परिषदों के पास होता है। अब हम बात करेंगे अगली श्रेणी की सड़कें जो कि हैं अन्य सड़कें। तो इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। और सीमांत सड़कों की यदि हम बात करें तो भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर जिन सड़कों को बनाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, सीमांत सड़कें कहेंगे। उपरोक्त सड़कें यानी अब तक जितनी भी हमने सड़कें पढ़ी हैं उनके अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन जो है वह देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और देखरेख करता है। तो इस प्रकार से हमने बात की कौन से संगठन की, हमने बात की सीमा सड़क संगठन जो है वह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण भी करता है और सड़कों का रखरखाव भी करता है। यह संगठन कब बनाया गया था, तो 1960 में सीमा सड़क संगठन जो है बनाया गया था, जिसका कार्य है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व यानी कि युद्ध की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर सड़कों का विकास करना। तो इस प्रकार से सीमा सड़क संगठन जो है सीमांत सड़कों का निर्माण भी करता है, उनका व्यवस्थापन भी करता है, जिसकी स्थापना 1960 में होती है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है कच्ची सड़कें और एक है पक्की सड़कें। पक्की सड़कें जो हैं वह पक्की होती हैं, इस कारण वह 12मासी होती हैं, लेकिन कच्ची सड़कें जो हैं ऋतुओं के आधार पर ज़्यादा उपयोगी नहीं होती और ऋतु परिवर्तन के बाद में जो है यह टूट जाती हैं। तो हम कहेंगे सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को दो भागों में बांटा जाता है, कच्ची और पक्की सड़कें। कच्ची सड़कें जो हैं वह कुछ ऋतुओं में ही खराब हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं और उनमें जो जिन वस्तुओं से उनका निर्माण होता है वह सामग्री भी अच्छी नहीं होती। लेकिन यदि हम पक्की सड़कों की बात करें तो यह सीमेंट से, कंक्रीट व तारकोल से निर्मित होती है, इस कारण यह 12मासी होती है। अब हम बात करेंगे भारत में सड़क परिवहन की समस्याएं क्या क्या हैं, यानी भारत में सड़क परिवहन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कौन कौन सी समस्याओं का सामना सड़क परिवहन में होता है हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो हम कहेंगे लगभग आधी सड़कें जो हैं भारत में कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने अभी कच्ची सड़कों की बात की थी और उनमें भी क्या समस्या है, उनकी समस्या है कि वर्षा ऋतु के दौरान जो है इनका उपयोग सीमित हो जाता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सड़क परिवहन की समस्याएं हैं। सड़कें जो हैं टूट जाती हैं और इनकी मरम्मत आवश्यक हो जाती है, इनका व्यवस्थापन जो है वह कठिन होता है। जब भारत में वर्षा ऋतु आती है तब भारत की अधिकांश सड़कें जो कच्ची हैं वह टूट जाती हैं और इस कारण जो है परिवहन बाधित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी भारत में अपर्याप्त है, यानी उनकी संख्या भी बहुत कम है। शहरों में सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड़ भरी हैं और इस कारण भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और भारत के जो अधिकांश पुल व पुलियां हैं वह भी बहुत पुराने और तंग हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी समस्याओं को इसमें देखते हैं जो कि सड़क परिवहन के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। स्थल परिवहन में अब हम रेल परिवहन की बात करने जा रहे हैं। रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है, लेकिन हमने बात की भारत में सड़क परिवहन पहले आता है और रेल परिवहन उसके बाद में आता है, लेकिन इसके माध्यम से सामान का और व्यक्तियों का परिवहन बहुत ज़्यादा होता है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक होता है, जैसे कि इसके माध्यम से व्यापार किया जाता है, रेल परिवहन के माध्यम से भ्रमण भी किया जाता है, तीर्थ यात्राएं की जाती हैं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में रेल परिवहन जो है बहुत सारे कार्य करता है, इसके माध्यम से बहुत सारे कार्यों को साधा जाता है।
भारतीय रेल परिवहन को कितने खंडों में बांटा गया है? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, भारतीय रेल परिवहन को 16 प्रखंडों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। और देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित भी किया जाता है। रेल परिवहन का वितरण कैसे प्रभावित होता है? किन क्षेत्रों में रेल रहेंगी, किन क्षेत्रों में रेल जो है कम होंगी, किन क्षेत्रों में रेलों का विकास आसानी से हो सकता है, वहाँ पर लोग जो है अधिक यात्राएं करते हैं, यह सभी निर्भर करता है। और किन कारकों पर निर्भर करता है? तो यह भू आकृति, भूमि की आकृति पर निर्भर करता है और उस क्षेत्र की आर्थिक व प्रशासकीय स्थिति कैसी है इस पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से किस क्षेत्र में रेलों का विकास हो सकता है, रेलों का विकास कितना आगे बढ़ सकता है, यह सब निर्भर करता है उस क्षेत्र की भूमि की आकृति पर, साथ ही साथ उस क्षेत्र में प्रशासनिक स्थिति क्या है और आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर निर्भर है उस क्षेत्र का रेल परिवहन। आज हम यदि बात करें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य भी साधनों की अपेक्षा जो है रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने में और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवहन कौन सा है? रेल परिवहन है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। रेल परिवहन की समस्याओं की यदि हम बात करें तो बहुत से यात्री बिना टिकट रेल में यात्रा करते हैं, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा कौन सी समस्या है? तो रेल संपत्ति की हानि भी समय समय पर होती है तथा इसमें चोरी भी होती है, यह भी अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा लोग जो यात्री हैं जंजीर खींचकर कहीं पर भी अनावश्यक रूप से गाड़ी को रोक देते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार से यह बहुत सारी समस्याएं जो है हमें रेलों के परिवहन में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे स्थल परिवहन के अंतर्गत पाइपलाइन के आधार पर होने वाले परिवहन की। तो शुरू करते हैं। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन जो है एक नया परिवहन का साधन है। यानी कि पहले जो है पाइपलाइनों के माध्यम से केवल जल की आपूर्ति होती थी, लेकिन अब पाइपलाइन के माध्यम से और भी सामानों की आपूर्ति होने लगी है। इसका प्रयोग अब कच्चे तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जा रहा है। यानी जो है पाइपलाइनों का विस्तार हो रहा है। अब जल की आपूर्ति के स्थान पर अन्य वस्तुओं और अन्य प्रकार के जो उर्वरक हैं, चाहे वह पेट्रोल हो, चाहे वह तेल हो, कोई भी चीज़ हो, उनको भी पाइपलाइनों के माध्यम से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इसी कारण जो है भारत के मानचित्र पर यह एक नया परिवहन उभर कर आया है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं, जिसमें हम बात करेंगे 3 प्रमुख जालों के अंतर्गत। पहला, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद से मौरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रमुख जालों में पहले जाल की बात की। उसके बाद में गुजरात में सलाया से वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक का जाल है। इसकी अन्य शाखा जो है वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तीसरा, गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। तो इस प्रकार से हमने हमारे अंतिम अध्याय के भाग 1 में परिवहन क्या होता है यह जाना। परिवहन को हमने वर्गीकृत करते हुए देखा कि परिवहन को 3 भागों में स्थल, जल और वायु परिवहन में बांटा जाता है। और उस स्थल परिवहन में हमने आज बात की सबसे पहले सड़क परिवहन की, उसके बाद में हमने देखा रेल परिवहन और अंत में हमने बात की पाइपलाइन के माध्यम से होने वाले परिवहन की। मिलते हैं इस अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।